जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 1 करेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, हुक्स लॉ देखेंगे क्या होता है, कैपिलैरिटी क्या प्रिंसिपल होता है वो देखेंगे, और विस्कोसिटी क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पार्ट 2 जो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग प्रेशर देखेंगे, प्रेशर ऑन लिक्विड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे और पास्कल्स लॉ देखेंगे। ठीक है, तो ये चार चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, कैपिलैरिटी पढ़ेंगे और विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी की ओर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर की 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से। ठीक है, तो आपको पता है मैटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैटर मतलब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी पदार्थ जिनके कुछ डेफिनिट शेप हो या डेफिनिट साइज हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग मैटर के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैटर में तीन टाइप्स होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड आप जानते हैं, बॉल, टेबल, बैग, लैपटॉप, फ़ोन आपका, ये सारी चीज़ें सॉलिड है। फिर आती है लिक्विड। लिक्विड में क्या है? वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब लिक्विड है। गैस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सारी चीज़ें क्या है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर अभी रिसेंटली बनाया गया है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, हालांकि प्लाज्मा के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो 3 चीज़ों तक ही कन्फाइंड रखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इन तीनों मैटर की एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर इनके एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड में क्या होगा? सिर्फ सॉलिड में ही इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, लिक्विड में आपको इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी, गैस में आपको इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, मतलब कौन से किस बेसिस पे आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को सॉलिड मानेंगे या किसको लिक्विड मानेंगे या किस मैटर को गैस मानेंगे, ये सारी चीज़ें इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज या स्पेशल एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में क्या है? सॉलिड में जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो है इलास्टिसिटी। मतलब सॉलिड जो होते हैं इलास्टिक होते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी होती है इनमें। ठीक है, या तो इलास्टिक होंगे या तो नहीं इलास्टिक होंगे, रिजिड सब्सटेंस होंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी जो है ये स्पेशल प्रॉपर्टी है सॉलिड की। ठीक है, दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो उसको सॉलिड और गैस से अलग करती हैं? तो लिक्विड के अंदर होता है प्रेशर, लिक्विड क्रिएट करती है सरफेस टेंशन, लिक्विड में होती है कैपिलैरिटी और लिक्विड में होती है फ्लोटिंग। ये सारे जो सब हेडिंग्स है, प्रेशर, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी और फ्लोटिंग, इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इन्हीं से मेजर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, और गैस क्या है? गैस क्रिएट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो याद रखना है आपको इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सॉलिड की क्या है? तो सॉलिड की इलास्टिसिटी है। लिक्विड की क्या है? लिक्विड की प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, कैपिलैरिटी है और फ्लोटिंग है। और गैस की क्या है? तो गैस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से एकदम याद करिएगा, समझ के याद करिएगा तो याद अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ समझने वाली बातें हैं, इसमें कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग सॉलिड की देखते हैं जो कि है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव। कोई एक सॉलिड चीज़ को आप कितना खींच सकते हैं या वो कितना खींचने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? आपको पता है सॉलिड जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉलिड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका एक डेफिनेट शेप हो सकता है और एक साइज होता है। ठीक है, जैसे वाटर का कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता है। आप उसको बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, आप उसको कटोरी में डालेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा। ठीक है, आप उसको किसी और भी वेसल में डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। पॉन्ड में होगा तो पॉन्ड का शेप ले लेगा। ठीक है, तो उनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं है, पर सॉलिड का है। ठीक है, आपका फ़ोन का एक डेफिनेट साइज है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, लैपटॉप का एक डेफिनेट साइज है, बॉल का एक डेफिनेट साइज है, सर्कुलर या स्फेरिकल। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इलास्टिसिटी की, वो डिपेंड करती है डेफिनेट शेप और साइज पे। ठीक है, जो हार्ड सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। ठीक है, इसी से निकलती है नोशन ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन आपको ये लगता होगा कि डेफिनेट शेप और साइज है, बट एक्चुअली दीज कैन बी स्ट्रेच
कंप्रेस्ड और डिफॉर्म, ठीक है। तो इनको स्ट्रेच किया जा सकता है, थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है और डिफॉर्म भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे कभी कभी अगर आपका फ़ोन मान लीजिए गिर गया नीचे, कहीं दूर से गिर गया, ऊपर से गिर गया, तो वो डिफॉर्म हो जाता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डेफिनेट शेप और साइज़ के बावजूद उनके अंदर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीज़ होती है, एक एट्रीब्यूट होती है जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ही चीज़ है जो गैस और सॉलिड को लिक्विड से अलग, जो सॉलिड को लिक्विड और गैस से अलग करती है, ठीक है। इवन दो अ रिजिड स्टील रॉड कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो कोई स्टील की रॉड है उसको भी आप मोड़ सकते हैं अगर आप में इतनी ताकत है, तो अगर आपने इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो इवन स्टील की रॉड भी आप डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हो रही है इलास्टिसिटी की। फिर when an external force is applied on any substance, its shape and size are deformed. Obviously जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो। जैसे रील्स में दिखाते हैं ना, कई रील्स आपने देखी होंगी जिसमें वो बहुत हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सॉलिड जो है डिफॉर्म हो सकता है अगर सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो, ठीक है। फोर्स को विड्रॉ करने के बाद अगर वो नॉर्मल शेप और साइज में अपने आ जाते हैं तो उनको इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच इट ट्राइज टू रीगेन इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या टेंडेंसी है? ये टेंडेंसी है जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि डिफॉर्म हुए हैं वो ट्राई करते हैं कि अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, ठीक है। जैसे आप टूथपेस्ट यूज़ किए होंगे, जब आप टूथपेस्ट को नीचे से प्रेस करते हैं, टूथपेस्ट आगे से निकल जाता है, पर जो उसकी डिफ़ॉर्म स्टेट होती है, वो धीरे, धीरे, धीरे करके वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ठीक है? तो इसका ये मतलब होता है कि जो टूथपेस्ट है, वो इलास्टिसिटी की टेंडेंसी को पॉसेस करता है, ठीक है? तो एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इज इलास्टिसिटी, ठीक है? जैसे आप रबर की बॉल लेंगे तो आप उसको प्रेस करेंगे, तो पहले वो प्रेस हो जाएगी, पर धीरे, धीरे, धीरे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिसिटी है, उसके अंदर इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है। वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी होती है अपना जो भी डिफॉर्म फॉर्म है उसको गेन करने की, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हमने देखा सॉलिड, सॉलिड में क्या है? सॉलिड में एक डेफिनेट शेप और साइज होती है, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है? एक डेफिनेट शेप और साइज होती है, ठीक है। कितनी भी डेफिनेट शेप और साइज हो, लेकिन वो फिर भी स्ट्रेच्ड होंगे, कंप्रेस्ड होंगे और डिफॉर्म्ड होंगे। कब होंगे? जब उनको सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा, ठीक है। जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स दिया जा रहा है वो स्ट्रेच्ड होंगे, कंप्रेस्ड होंगे और डिफॉर्म्ड रहेंगे। पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ किया जाएगा वो ट्राई करेंगे कि अपना नॉर्मल शेप और साइज को गेन कर सकें, ठीक है। जैसे ये एक कोई रबर बॉल है तो उसको बहुत ज़ोर से इसमें प्रेशर लगाया गया तो ये ऐसी हो गई, ठीक है, थोड़ा सा दब गई, ये ऐसी हो गई, ये थोड़ा सा दब सी गई, ठीक है। लेकिन फिर जब एक्सटर्नल फोर्स विड्रॉ कर लिया गया, ये एक्सटर्नल फोर्स विड्रॉ कर लिया गया तो ये फिर से धीरे 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 करके ऐसे अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। पहले ये एकदम से नहीं आएगी, लेकिन पहले ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे होगी थोड़ी, ठीक है, फिर एकदम ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को जो वो ट्राई कर रही है, अपना जो ओरिजिनल शेप और साइज है उसको रीगेन करने का जो ट्राई है, इसी टेंडेंसी को कहते हैं इलास्टिसिटी, जो कि हमको कहाँ दिखती है? इलास्टिसिटी हमें सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में दिखती है, ना कि गैस में या लिक्विड में, ठीक है। तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, ठीक है। इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी है प्रॉपर्टी सॉलिड की, ठीक है। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या है लिक्विड की? तो अभी हमने सॉलिड की बात कर ली, इलास्टिसिटी है। लिक्विड की क्या है? वैसे ही प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, कैपिलैरिटी और फ्लोटिंग है। और गैस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये इलास्टिसिटी वाली टेंडेंसी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्पेशल एट्रीब्यूट्स देखते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलास्टिसिटी की, जो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मैटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। मैटर मतलब यहाँ पे सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि सॉलिड की ही टेंडेंसी है इलास्टिसिटी गेन करने की, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस होंगे और एक परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कौन होंगे? जो एकदम अपना नॉर्मल शेप और साइज गेन कर ले आफ्टर
एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये एक बॉल है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई, ये अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा था, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई, इन्होंने अपना शेप ऐसे चेंज कर लिया, लेकिन फिर धीरे 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 ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप में रिज्यूम कर गई, तो इसको परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस कहेंगे। इसी के ऑपोजिट परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं, जो एक बार डिफॉर्म होने के बाद अपना जो नॉर्मल स्टेट था, उनका ओरिजिनल स्टेट था, उसमें नहीं रिज्यूम कर पाते हैं, ठीक है। मैटर विच डजंट रिज्यूम इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विदड्रॉइंग द एक्सटर्नल फोर्स बट डिफॉर्म्ड फॉरएवर, ठीक है। आपका ये फ़ोन है, ठीक है, आपका ये फ़ोन है, मान लीजिए ये ऊपर से गिरा, टूट गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे टूट टाट गया, तो ऐसे हो गया, तो ये कभी भी अब अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं जा पाएगा। तो ये क्या हुआ, ये परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज है उसको गेन नहीं कर पाते आफ्टर विड्रॉल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक इलास्टिक सब्सटेंस में क्या होता है, ये लोग अपना नॉर्मल शेप और साइज रिज्यूम कर लेते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ आफ्टर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों छोटे से डिफरेंसेस थे, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। रियली नो मैटर इज परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ऑब्वियसली देर ये कोई एक कंटिन्यूम है, इसी के बीच में सारे सॉलिड रहते हैं, ठीक है। कोई परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता और कोई परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है। ऑन होल क्वार्ट्ज कैन बी कंसिडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक मैटर एंड वैक्स इज परफेक्टली प्लास्टिक मैटर, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं, आप याद रखिएगा। क्वार्ट्ज जो होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक मैटर है और वैक्स जो है ये परफेक्टली प्लास्टिक मैटर है, ठीक है। मतलब क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी शेप और साइज है, और अगर उसका शेप और साइज़ क्या हुआ है, डिफॉर्म हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बाद, तो जैसे ही फोर्स को विड्रॉ किया जाएगा, जैसे ही फोर्स को विड्रॉ किया जाएगा, वैसे क्या होगा, वैसे क्वार्ट्स अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो वो परफेक्टली इलास्टिक मैटर हो गया। परफेक्टली प्लास्टिक मैटर यहाँ पे कौन है, वैक्स है। तो वैक्स को अगर एक बार आपने फोर्स लगाया और वो डिफॉर्म हो गया, तो वो फिर से अपनी वापस से वो अपनी जो ओरिजिनल शेप और साइज़ है उसको गेन नहीं कर पाएगा, वो डिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक मैटर, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इलास्टिसिटी हम लोग ने पढ़ लिया, कैसे कैसे चेंज होती है अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है किसी मैटर पे और उसका शेप और साइज बदल जाता है, और उसके बाद जब फोर्स को विड्रॉ किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ किया जाता है, तब वो रिज्यूम करता है अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने में। तो उस चीज़ को हम लोग ने देखा था, कौन सी टेंडेंसी है, वो इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है, ठीक है। इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है, हमने ये देखा था। एक बॉल थी, ये बॉल थोड़ी सी पहले ही डिफॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये मान लीजिए बॉल है, इनमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये बॉल डिफॉर्म होके कैसी हो गई, तो बॉल डिफॉर्म होके ऐसी हो गई, ठीक है, डिफॉर्म होके ऐसी हो गई। उसके बाद जब एक्सटर्नल फोर्स विड्रॉ किया गया, ये वापस कर दिया गया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करके ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस टेंडेंसी को, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिज्यूम करने के लिए टेंडेंसी जो कहलाती है वो इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग ने ये देखा था। अब इलास्टिसिटी के दो कंपोनेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मतलब क्या है, इलास्टिसिटी जब हो रही होती है तो कौन कौन से फोर्सेज उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। तो इलास्टिसिटी की दो फोर्सेस टाइप का आप कह सकते हैं, जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेस क्या है, ठीक है, स्ट्रेस क्या है, फिर देखेंगे स्ट्रेन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेस आप देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मैटर टू चेंज इट्स शेप एंड साइज, an internal reaction force of equal amount is produced in the opposite direction on every section, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बॉल थी, बॉल पे लगा फोर्स, बॉल हो गई ऐसी, ठीक है, बॉल हो गई ऐसी, डिफॉर्म हो गई। अब जब ये बॉल डिफॉर्म हुई है तो ये रीगेन कैसे करेगी, कोई ना कोई इंटरनल फोर्स लगेगी ना, कोई ना कोई इस डिफॉर्म्ड स्टेट पे इंटरनल फोर्स लगेगी ना। जितना भी सेक्शन डिफॉर्म हुआ है, ये पूरा सेक्शन जो डिफॉर्म हुआ है, इसको हम बताते हैं, ये जो पूरा सेक्शन डिफॉर्म हुआ है, ठीक है, इस पर क्या होगा, इस पर प्रेशर रहेगा कि भैया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाइए। तो ये कैसे जाएगी, जब इंटरनल फोर्स इन सेक्शंस में लगेगा, ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये जो ये डायरेक्शन था इसको डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अपनी डिफॉर्मिटी को रीगेन करने के लिए, अपने फॉर्मेशन को रीगेन करने के लिए इंटरनल फोर्स लगाएगी जो कि ऑपोजिट होगी, ठीक है। इन एरियाज पे ये लगाएगी। अब ये एरिया तो डिफॉर्म नहीं है, ये एरिया तो ठीक है, तो इस पर तो फोर्स लगेगी नहीं। तो जो एरिया डिफॉर्म्ड है उस पर जो फोर्स लगेगी इंटरनल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है।
an internal reaction force of equal amount is produced in the opposite direction on every section. ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेस. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे जो इंटरनल फोर्स लगेगी जो कि ट्राई करेगी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिज्यूम करने के लिए, उस चीज़ को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्ट्रेस होगा तभी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऐसे गेन कर पाएगी. ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. जब इधर फोर्स लग रहा है इसको डिफॉर्म करने के लिए, तो इधर भी तो फोर्स लगेगा अपनी फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, अपनी डिफॉर्मिटी को लेट गो करने के लिए. ठीक है, अपनी डिफॉर्मिटी को हटाने के लिए इधर से भी तो प्रेशर लगेगा. तो जो प्रेशर डिफॉर्मिटी को हटाने के लिए लग रहा है, जो इलास्टिसिटी को गेन करने के लिए प्रेशर लग रहा है, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में हमने समझाने की एक कोशिश की है. ठीक है, दिस फोर्स ट्राइज टू रिज्यूम अ नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज नोन एज स्ट्रेस. ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है वो स्ट्रेस पे डिपेंडेंट है. ठीक है, स्ट्रेस से ही इलास्टिसिटी की जो है रिलेशन है. ठीक है, इलास्टिसिटी क्या टेंडेंसी है कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिज्यूम करना. तो वो कैसे ओरिजिनल शेप और साइज़ कैसे मतलब कैसे एप्लीकेशन में आता है, कैसे पाया जाता है, कैसे रिज्यूम किया जाता है? थ्रू द फोर्स ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, थ्रू द फोर्स ऑफ स्ट्रेस इलास्टिसिटी इज अचीव. ठीक है, अब ये फोर्स कैसे अप्लाई होता है? ये फोर्स एक एरिया पे अप्लाई होता है ना, ये फोर्स एरिया पे अप्लाई होता है. ठीक है, फोर्स एरिया पे अप्लाई होता है. ये फोर्स लग रही है और ये पर्टिकुलर एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रही है और ये पर्टिकुलर एरिया में लग रही है. ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं. ये फोर्स जो है यहाँ लग रही है. ठीक है, ये फोर्स लग रही है, इंटरनल ऑपोजिट फोर्स लग रही है. ठीक है, पर एरिया इन एरियाओं में लग रही है, तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, applied vertically on transfer section with the area of matter, then stress is force upon area. SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एरिया की यूनिट होती है पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हम लोग ने ये स्ट्रेस देख लिया. यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? अपनी लॉस्ट फॉर्मेशन को रीगेन करने के लिए, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिज्यूम करने के लिए जो इंटरनल फोर्स लगती है अपोजिट टू द ओरिजिनल फोर्स जो कि उसको डिफॉर्म की थी, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं. और स्ट्रेस एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है, इसलिए स्ट्रेस क्या होता है? एक फोर्स होती है जो पर्टिकुलर एरिया में लगती है, इसलिए जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ विच SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक, तो ये स्ट्रेस हो गया. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेन नया कॉन्सेप्ट है. नया कॉन्सेप्ट क्या है? उसी का ऑपोजिट है स्ट्रेस का. ठीक है, स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस डिफॉर्म हो रहा है. ठीक है, स्ट्रेस डिफॉर्मेशन को अपने क्या कर रहा है? फॉर्मेशन में अचीव कर रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी, जो पहली फोर्स लगी जो इसको डिफॉर्म की, उसको स्ट्रेन कहते हैं. ठीक है, स्ट्रेन आ गया इनमें, तनाव आ गया. ठीक है, तनाव आ गया, स्ट्रेन आ गया. तो सब पहली फोर्स जो लगी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट को या कोई मैटर को डिफॉर्म कर गई, उसको स्ट्रेन कहते हैं. ठीक है, व्हेन शेप और साइज ऑफ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नोन एज स्ट्रेन. ठीक है, तो ये स्ट्रेन क्या होता है? कोई भी फोर्स जो लगी जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ गया, जिसकी वजह से कंप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग आ गई, उसको क्या कहेंगे? उस फोर्स को स्ट्रेन कहेंगे. और इसके ऑपोजिट फोर्स को क्या कहेंगे? जो कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, उसको स्ट्रेस कहेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दो कंपोनेंट है इलास्टिसिटी के. ठीक है, इलास्टिसिटी के क्या, इलास्टिसिटी में दो कंपोनेंट है. क्या क्या? सबसे पहले तो क्या होगा इलास्टिसिटी? मतलब क्या होता है कि पहले डिफॉर्मेशन हो गया. ठीक है, डिफॉर्मेशन हो गया किसी भी मैटर का, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे क्या हो गया? डिफॉर्मेशन हो गया, और फिर फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, फिर फॉर्मेशन हुआ, तब इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, अन्यथा क्या कहेंगे? इसको प्लास्टिसिटी. ठीक है, फिर फॉर्मेशन हुआ, तो जो डिफॉर्मेशन वाली फोर्स है, जो किसी भी मैटर को डिफॉर्म कर रही है, वो कौन सी फोर्स होगी? वो स्ट्रेन्ड फोर्स होगी. वो उस एक्सटर्नल फोर्स को स्ट्रेन कहेंगे. और जो फोर्स इंटरनल मैटर इंटरनली एक्ट करेगी ऑपोजिट टू स्ट्रेन, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे. स्ट्रेस का क्या काम होगा? स्ट्रेस का काम ये होगा कि जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो रिज्यूम कर ली जाए. ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इलास्टिसिटी के ही दो पहलू हैं. ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारी स्ट्रेन के बारे में. ठीक है, हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ ये कहता है इफ द स्ट्रेन इन द मैटर इज नॉमिनल, मतलब स्ट्रेन जो है हल्का फुल्का स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लगाया गया है, तो अप्लाइड स्ट्रेस ऑन द मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेवलप्ड इन इट. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. देखिए ये एक बॉल है, इसमें हल्का फुल्का वो लगा, हल्का फुल्का फोर्स लगाया गया, नॉमिनल में फोर्स लगाया गया, तो ये ऐसे डिफॉर्म हो गई. ठीक है, ये थोड़ी सी, ये मान लीजिए ये इसकी डिफॉर्म स्टेट हो गई. ठीक है,
ये डिफॉर्म स्टेट हो गई, ठीक है। यहाँ से ये स्ट्रेन आया उसको डिफॉर्म कर गया, ठीक है, स्ट्रेन आया इसको डिफॉर्म कर गया। तो स्ट्रेस कितना लगेगा? स्ट्रेस उतना ही लगेगा जितना ये डिफॉर्म हुआ है, ठीक है, उतना ही स्ट्रेस फोर्स लगेगा, ठीक है, उतना ही इंटरनल और ऑपोजिट फोर्स लगेगा पर एरिया जितना ये डिफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल होगा, जितना स्ट्रेन लगाया गया है उतना ही स्ट्रेस जो है लगाया जाएगा, जितना स्ट्रेन फोर्स लगाई गई है उतना ही स्ट्रेस फोर्स लगाया जाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा नॉमिनल है तो, मतलब स्ट्रेन नॉमिनल है तो। अब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे हो गया तो वो प्रोपोर्शनल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेस उतना ही, मतलब स्ट्रेस उस प्रोपोर्शनल में नहीं हो पाता है जब डिफॉर्म हो जाती हैं बॉडीज़, ठीक है। तो हुक्स लॉ का यही कहना है कि अगर कोई भी बॉडी पे स्ट्रेन लग रहा है, नॉमिनल से स्ट्रेन लग रहा है, हल्का फुल्का से स्ट्रेन लग रहा है, तो स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के, ठीक है। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है विल बी इक्वल टू इंटरनल फोर्स, इंटरनल ऑपोजिट फोर्स दैट ट्राइज टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो डिफॉर्म्ड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स विच ट्राइज टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक रेशियो डेवलप किया जाता है जिसको इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि ये है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेस कौन सा है? स्ट्रेस जो है इंटरनल ऑपोजिट फोर्स है, इंटरनल ऑपोजिट फोर्स है जो कि ट्राई करता है अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने का, इंटरनल ऑपोजिट फोर्स है। स्ट्रेन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इंटरनल फोर्स है स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है जो कि डिफॉर्म कर देती है बॉडी को, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ समझ में आ गया होगा। तो हुक्स लॉ का यही कहना है, अगर स्ट्रेन नॉमिनल है तो जितना स्ट्रेन लग रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है ये लिक्विड या फ्लूइड सरफेस में, फ्लूइड्स में दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है। तो ये इलास्टिक टेंडेंसी है ऑफ फ्लूइड सरफेस, ठीक है। किसकी इलास्टिक टेंडेंसी है ये? तो ये इलास्टिक टेंडेंसी है फ्लूइड की, ना कि सॉलिड की, याद रखिएगा, ये इलास्टिक टेंडेंसी है फ्लूइड की, ठीक है, ऑफ फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं, एक तो इलास्टिक टेंडेंसी है, ठीक है, किसकी? फ्लूइड सरफेस की। क्या चीज़ करती है? इट एम्स टू एक्वायर लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल, ठीक है, लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल, ठीक है। सरफेस टेंशन पढ़ाने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा देते हैं, जिससे आपको आसानी रहे कि सरफेस टेंशन काम कैसे करता है, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी मैटर हो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, कोई भी मैटर हो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे सॉलिड में बहुत पास पास मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैसेस में काफ़ी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं इनके बीच की एक फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच की फोर्स रहती है जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करती है, ठीक है, आपस में अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए सॉलिड का जो शेप है वो डेफिनेट और शेप और साइज है, क्योंकि जो इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत नज़दीक है मॉलिक्यूल्स इनमें, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। गैस में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर रहती हैं, तो इसलिए कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। लिक्विड में क्या है, जिस शेप में, जिस वेसल में वो जाते हैं उसी में उसी 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 का शेप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये काम करते हैं किसी भी मैटर को शेप या साइज देने में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने के बाद दो फोर्सेस और हैं, उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन के में आएंगे, ठीक है। तो एक कोहेसिव फोर्स है, एक एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हमने बताया सारे के सारे मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ये होती है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जो कि सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होती है, सॉलिड में बहुत कोहेजन होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांगली एक्ट करती है, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उनको कहीं भी जाने नहीं देते हैं, ठीक है, एक समूह की तरह इकट्ठा होके रहते हैं, ठीक है। तो इस फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसी के ऑपोजिट है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, ठीक है। सेम मैटर में कोहेसिव फोर्स
सेम मैटर मतलब बॉल है, बॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, क्यों? कोहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है। वाटर है, वाटर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में अट्रैक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। अब वाटर और ऑयल के बीच क्या लगेगी? एडहेसिव फोर्स, ठीक है। एडहेसिव फोर्स, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, ठीक है। डिफरेंट मैटर पे यहाँ पे ये ऑयल है या लिक्विड है, यहाँ पे ऑयल है और ये वाटर है, या यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे बॉल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन हो जाती है उनको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड वाटर इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो वाटर, ये वाटर है मान लीजिए, इसका जो कोहेसिव फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको वाटर को एक डेफिनेट शेप दे रहा है जिस भी वेसल में वो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के नज़दीक क्या आ गया? ऑयल आ गया, ठीक है, ये ऑयल आ गया, ठीक है, ये ऑयल आ गया, तो ये कोहेजन फोर्स का जितना फोर्स नहीं लगा पाएंगे आपस में, ये आपस में तो लगा रहे हैं पर ये इंटर मैटर फोर्स बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इंटर फोर्स मैटर आपस में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑयल क्या होता है? फ्लोट करता है ऊपर वाटर के सरफेस पे, ठीक है। क्योंकि दोनों के कोहेसिव फोर्सेस, एक मैटर के अंदर कोहेसिव फोर्सेस तो स्ट्रांग है, वो तो ठीक बात है, तो उनको वो डेफिनेट शेप और साइज दिए दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेसल में। पर आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स है वो कम एग्जर्ट हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग रहते हैं। वाटर के ऊपर होती है ऑयल, ठीक है, वाटर के सरफेस पे ऑयल होता है, ठीक है। It drops, its drops occupy spherical shape by shrinking, while when oil dropped on water surface, it spreads widely in form of thin film, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसको वाटर को इनके ऊपर डालेंगे तो वाटर स्फेरिकल शेप ले लेगा, और अगर ऑयल को डालेंगे तो ऑयल एक थिन फिल्म टाइप की शेप ले लेगा, क्यों? क्योंकि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का सारा रोल है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स आपस में वाटर को क्या रखते हैं? स्फेरिकल शेप में रखते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। एडहेसिव फोर्स एक थिन ऑयल की, एक थिन फिल्म की तरह हो जाता है, एक थिन फिल्म वाटर सरफेस पे हो जाता है, क्यों? क्योंकि वाटर और ऑयल की जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो उन दोनों के कोहेसिव फोर्सेस से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का जो इंटरप्ले है वो हमें समझ में आ गया। अब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, कि उसका जो भी सरफेस होगा वो लीस्ट सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप है ना, ये टेबल टॉप मतलब टेबल के ऊपर है, यहाँ पे ये पानी गिरा, ठीक है, यहाँ पे ये पानी गिरा, तो पानी क्या होगा? ये जो सरफेस है, ये सरफेस है ना पानी का, ये लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है, लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, ना कि ये ऐसे पूरा फैल जाए, ठीक है, ऐसे पूरा फैल जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लीस्ट सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, इसी टेंशन को कहते हैं सरफेस की टेंशन। कम सरफेस की टेंशन लेने को सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। सरफेस में जो होगा ये कोशिश यही करेंगे कि कम से कम में, जितना कम से कम में हो पाए उतना लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल में ये लोग ये एक्वायर करने की कोशिश करती है। अगर कोई फ्लूइड, तो उस फ्लूइड को कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होल्ड करती है वो फ्लूइड, ठीक है। वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, टेम्परेचर एंड मीडियम। ऑब्वियसली नेचर, टेम्परेचर और मीडियम पे डिपेंड करेगी सरफेस टेंशन की वैल्यू, ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होने लगता है विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, इट बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इफ द लिक्विड हैज नेग्लिजिबल वेट, इट शेप विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बबल्स में देखा है, तो उसका कोई नेग्लिजिबल वेट तो है नहीं, तो उसका सरफेस क्या है? लीस्ट लेने की कोशिश करेगा तो वो उड़ने लगते हैं, मतलब क्या होने लगते हैं, और वो कम्प्लीटली स्फेरिकल होते हैं। सोप बबल्स कम्प्लीटली स्फेरिकल, क्योंकि वो हवा में रहते हैं, और हवा में आप कितना भी कर लें कुछ ना कुछ तो एरिया लेना ही पड़ेगा, तो वो बिल्कुल एकदम स्फीयर हो जाते हैं, प्रॉपर स्फीयर पर कंप्लीट स्फेरिकल, ताकि उन्हें जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम लगे, ठीक है। ये देखिए इतना ही सरफेस एरिया सिर्फ लगेगा जो भी रेन वाटर ड्रॉप्स हैं या सोप बबल्स हैं, ठीक है। द रीजन इज ड्रॉप्स ऑक्यूपाई दैट फॉर्म इन विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो, सरफेस एरिया भी मिनिमम हो। It only surface tension is acting on drop its potential energy minimum with the less area, ठीक है। The rain water drop will become spherical, ठीक है। तो सारा मुद्दा है सरफेस एरिया को एक्वायर करने का, और जो भी फ्लूइड होगी अगर उसमें इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है तो वो लीस्ट सरफेस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करेगी, लीस्ट सरफेस एरिया को एक्वायर करने की कोशिश करेगी। अगर वो इसमें सफल हो जाती हैं तो उस इलास्टिक टेंडेंसी को कहेंगे हम लोग सरफेस टेंशन की टेंडेंसी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या है? ये इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो फ्लूइड है वो लीस्ट
लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया अक्वायर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट कितनी होगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा। ठीक है, फोर्स हमने देखा न्यूटन और लेंथ पे मीटर। ठीक है, इसके ऑपोजिट हम लोग ने स्ट्रेस में क्या देखा था, स्ट्रेस किस पे लगता है, तो फोर्स अपॉन एरिया पे लगता था ना, स्ट्रेस जो डिफॉर्म्ड एरिया है उन पे लगता था। और ये सरफेस टेंशन किस पे लग रहा है, तो ये लीस्ट पॉसिबल लेंथ पे लग रहा है, सरफेस एरिया की लीस्ट लेंथ पे लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ से मेजर किया जाता है। एसआई यूनिट इनकी फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है साथियों, अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या है, ये इलास्टिसिटी की टेंडेंसी है किसकी, फ्लूइड सरफेस की, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो फ्लूइड का सरफेस है वो लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल अक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे एक्ट किया जाता है, ये फोर्स है जो कि एक्ट करती है पर यूनिट लेंथ पे। ठीक है, ये एक वाटर का ड्रॉपलेट है और ये एक सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस पे जो फोर्स लग रही होती है, एक बार फिर से आपको दिखा दें, इस सरफेस पे जो फोर्स लग रही होती है उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, और ये लेंथ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये लेंथ पे डिपेंडेंट है। रुकिए मैं इसको erase कर दूं। हाँ, तो ये मान लीजिए बॉल है। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, और सरफेस टेंशन कहाँ पे लगेगा, जितनी ये लेंथ एक्वायर किया है, जितनी ये लेंथ एक्वायर किया है इन्होंने, वहाँ पे लगेगा। ठीक है, इतनी पे सिर्फ लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन का मकसद क्या होता है, सरफेस टेंशन एक इलास्टिसिटी टेंडेंसी है, जिसका मतलब ये होता है कि लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल अक्वायर की जाए। ये सरफेस एरिया है, जितना से कम हो सकता है उतना एक्वायर किया जाए। ठीक है, तो सरफेस एरिया किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, इसलिए जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है और उसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की तो मीटर स्क्वायर होती है और यहाँ पे लेंथ की यूनिट मीटर। ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी सरफेस ऑफ एनी सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नेचर, टेम्परेचर, मीडियम। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, और जीरो हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर्स। अगर लिक्विड का कोई नेग्लिजिबल वेट है तो वो परफेक्टली स्पेरिकल हो जाएगी, क्योंकि वेट भी नहीं है और सरफेस एरिया भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली स्पेरिकल हो जाती है। इनको बिल्कुल ही सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में रेन वाटर ड्रॉप्स एंड सोप बबल्स। द रीजन इज ड्रॉप्स ऑक्यूपाई दैट फॉर्म इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है विद मिनिमम लेस एरिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम है तो मिनिमम एरिया भी एक्वायर करेंगे, जिसकी वजह से कंप्लीटली स्फेरिकल हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली स्फेरिकल हो जाते हैं। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स हम लोग ने देखा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मैटर। ठीक है, वुड के बीच एक कोई फोर्स लग रही है, वुड मॉलिक्यूल्स के बीच लग रही है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। वुड और स्टील के बीच अगर फोर्स लग रही है, अलग अलग मैटर है, मतलब वुड और कोई लिक्विड हो गई, कोई वाटर हो गया, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑफ डिफरेंट मैटर, उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। Adhesive force between oil and water is less than the cohesive force of water, but higher than cohesive force of oil. So that when water dropped on oil surface, its drops become its drops occupy spherical shape by shrinking. ठीक है, तो जो वाटर का कोहेसिव फोर्स है वो है ऐसा कि वो मजबूर कर देता है उसको शेप को स्फेरिकल शेप लेने में, स्फेरिकल शेप लेने में। और जबकि जब ऑयल जाता है ड्रॉप्ड ऑन वाटर सरफेस, इट स्प्रेड्स वाइडली इन फॉर्म ऑफ थिन फिल्म। ठीक है, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्स ऑयल है उसका भी कम है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो वाटर का है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये डेफिनेट स्फेरिकल शेप प्रोवाइड कर देता है। पर जो ऑयल का कोहेसिव फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वाटर का है, इसलिए ये ऐसा थिन फिल्म जैसा हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है पूरे में। ठीक है, मतलब इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो कम है, मतलब कोहेजन फोर्स कम है ऑयल का और कोहेसिव फोर्स वाटर का ज़्यादा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच आपस में भी ओडेसिव फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग टेंडेंसी में अलग अलग शेप गेन करते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ा है उसके बारे में। तो जो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं कोल्ड वाटर में। ठीक है, ऑयल ड्रॉप्स जो होंगे वो स्प्रेड हो जाएंगे कोल्ड वाटर में। इट मे रिमेन एज ड्रॉप ऑन हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर में डाला जाए ऑयल को तो शायद ड्रॉप जैसे रहें, पर जब वो कोल्ड वाटर में डाले जाते हैं तो वो स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं थिन फिल्म जैसे। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर एंड इज मोर देन दैट ऑफ हॉट वाटर।
वाटर, ठीक है। तो जो ऑयल है उसका सरफेस टेंशन कम है कोल्ड वाटर से, जिसकी वजह से थिन फिल्म सी बन जाती है, और ज़्यादा है सरफेस टेंशन जो ऑयल का है वो ज़्यादा है हॉट वाटर से, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप में ये कन्वर्ट हो जाए, ये जो है ड्रॉप में होता है। ड्रॉप में कब होगा? जब इसका कोहेजन फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, जब सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ज़्यादा होगा तो ये स्फेरिकल शेप में होगा, जब बहुत कम होगा तो ये थिन फिल्म में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सरफेस टेंशन ऑयल का जब कम होता है कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑयल है वो स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। उसकी जो कोहेसिव फोर्सेज होंगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी जितनी कोल्ड वाटर की होंगी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से फ्लैट हो जाएगा, पूरी तरीके से थिन फिल्म सा हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट हॉट वाटर क्या है, हॉट वाटर से ज़्यादा होती है सरफेस टेंशन ऑयल की, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑयल की ज़्यादा होती है हॉट वाटर से, जिसकी वजह से जब सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे गेन कर सकता है, लीस्ट पॉसिबल एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा हॉट वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फिर स्फेरिकल शेप गेन कर लेगा, ठीक है। तो सारा खेल सरफेस टेंशन का है, जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ही ज़्यादा स्फेरिकल शेप होगा, उतना ही परफेक्ट शेप जो है ड्रॉप्स या ऑयल के ड्रॉप्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बिट्स ऑफ कैम्फर आर सीन डांसिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है। इनफैक्ट दीज बिट्स फ्लोटिंग ऑन क्लीन सर्फेस रिड्यूस सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर वेयर दे आर डिपिंग। Since the shape of bits of camphor is regular, unequal forces of surface tension act on them. That is why they move helter-skelter or erratically on the surface of water, ठीक है। तो जो कैम्फर है, कपूर है, तो अगर आप पानी में डालेंगे तो वो तैरते हुए डांस करते हुए दिखेंगे, ऐसे 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 दिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई सरफेस टेंशन भी काम नहीं करता है, ठीक है। अनइक्वल फोर्सेज ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट ऑन देम, ठीक है। अनइक्वल फोर्सेज सरफेस टेंशन पे एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये इधर उधर घूमने लगती है। ये कोशिश तो करते हैं कि कोई लीस्ट पॉसिबल एरिया मिल जाए, पर मिल नहीं पाता है, क्योंकि अनइक्वल फोर्सेज लग रही होती हैं। कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे हेल्टर स्केल्टर टाइप में, डांस करते टाइप में घूमते फिरते नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अ थिन लिटिल नीडल कैन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। तो थिन लिटिल नीडल है, एक छोटी सी सुई है, उसको डूब जानी चाहिए, पर फिर भी क्यों फ्लोट करती है, इसका रीज़न है सरफेस टेंशन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं धीरे से। तो ये जो वाटर है, ये वाटर है ऐसे, ठीक है। तो ये वाटर सरफेस टेंशन की वजह से क्या करता है, एक फिल्म बना देता है, एक एक बेस दे देता है, ठीक है, एक बेस टाइप की चीज़ दे देता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या है, जो भी फ्लूइड है वो कोशिश करती है उसके सरफेस को कि वो लीस्ट पॉसिबल एरिया एक्वायर कर सके, ठीक है। तो पूरी अगर यहाँ तक वाटर फैली हुई है तो यहाँ पे एक लीस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। एक लीस्ट सरफेस एरिया पूरे सरफेस पे प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, पूरे पे प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका ये भी रीज़न है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। जो ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऊपर कोई फोर्स है नहीं इनके ऊपर, ये सरफेस पे वाटर के, तो ये लोग खींचते रहते हैं इसको, ठीक है, ये लोग खींचते रहते हैं इनको, ठीक है। ये जो सरफेस है ये मॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो ये सरफेस है ये, ठीक है, ये सरफेस है, ये खींचा चला जाता है किसके फोर्सेस से, तो जो नीचे जो बिलो पे सरफेस के बिलो में जो मॉलिक्यूल्स है वो खींचते रहते हैं, तो जिसकी वजह से एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड हो जाता है, एक डेफिनेट बेस प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि टेंडेंसी क्या है, लीस्ट पॉसिबल एरिया एक्वायर करने की है, साथ ही साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया भी मिल गया और इनको अपनी तरफ खींच भी रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेट शेप भी मिल गया। तो ये डेफिनेट शेप मिलने के बाद ये बेस जो हो जाता है, एक तरीके बेस काम करता है, जिससे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ये पूरा एक बेस हो गया है, तो यहाँ पे अगर हम ये लिटिल नीडल रखते हैं, छोटी सी सुई रखते हैं, तो ये फ्लोट करती है, ठीक है, फ्लोट करती है, क्योंकि ये यहाँ पे बेस प्रोवाइड कर दिया गया है सरफेस टेंशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, हॉट सूप इज टेस्टी बिकॉज इट्स सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड एंड इट स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द माउथ टंग। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था कि सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग ने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, पहले ही हम लोग ने ये रिलेशन पढ़ा था कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो तो क्या सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन रिड्यूस होने का क्या मतलब है कि उसकी जो स्फीयर बनाने वाली शक्ति है या जो लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया एक्वायर करने वाली टेंडेंसी है वो लूज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से अब वो स्फेरिकल एरिया में नहीं बल्कि एक हॉरिजॉन्टल सी एरिया में एक्वायर हो जाएगा या हॉरिजॉन्टल की तरह एक स्प्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हॉट सूप क्या हो गया, हॉट सूप हॉट है, हॉटनेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरफेस टेंशन रिड्यूस हुआ, सरफेस टेंशन रिड्यूस हुआ तो उसकी इलास्टिसिटी वाली टेंडेंसी जो कि लीस्ट पॉसिबल एरिया एक्वायर करने वाली जो टेंडेंसी थी वो भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब वो स्फेरिकल शेप में नहीं रहेंगे, अब वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल शेप में रहेंगे, जिसकी वजह से वो स्प्रेड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली टंग पे, माउथ के अंदर जो जीभ के ऊपर या मुंह में आपके बहुत इवनली यूनिफॉर्म इवनली स्प्रेड हो जाते हैं सरफेस टेंशन की कम होने की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाएगा जब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है हॉट सूप का, सरफेस टेंशन कम हुआ, इलास्टिसिटी टेंडेंसी कम हुई, सरफेस एरिया एक्वायर करने वाली टेंडेंसी कम हुई, जिसकी वजह से जो सूप है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इक्वली वो हमारे माउथ में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये हॉट सूप इसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से इतना टेस्टी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 3-4 एग्जाम्पल्स देखे, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, तो अभी तक हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी देखा जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी किसकी, सॉलिड की। ठीक है, और जब ये प्रॉपर्टी लिक्विड में आ जाती है तो क्या कहते हैं, इसको सरफेस टेंशन बोलने लगते हैं हम लोग। ठीक है, इलास्टिसिटी में क्या था, इलास्टिसिटी में दो कंपोनेंट है, स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कितना था, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे और वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है लूज कर देता है, तो इस फोर्स को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस किसको कहते हैं, स्ट्रेस जो इंटरनल फोर्स लगती है ऑपोजिट टू स्ट्रेन। ठीक है, ऑपोजिट टू स्ट्रेन जो इंटरनल फोर्स लगती है जो कि ट्राई करती है अपना ओरिजिनल शेप गेन करने के लिए, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या हो जाता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट क्या हो जाता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सॉरी। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर स्ट्रेन जो लग रहा है वो नॉर्मिनल है तो जो स्ट्रेस लगेगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा जितने फोर्स में स्ट्रेन लगाया गया है। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ का हमने देखा था। उसके बाद हम लोग ने सरफेस टेंशन की टेंडेंसी देखी थी जो कि फ्लूइड में होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लूइड के सरफेस होता है वो लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन हम लोग ने देखा था। सरफेस टेंशन के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्ले करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड होती है वो अपने प्रॉपर शेप में या तो स्फेरिकल होगी या तो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग ने सरफेस टेंशन में देखा था। अब हम लोग बात करते हैं कैपिलैरिटी की। ठीक है, कैपिलैरिटी भी जो है ये लिक्विड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे लिक्विड जो होती है वो राइज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन की वजह से कोई लिक्विड राइज कर रही है या फॉल कर रही है उसको कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, उस टेंडेंसी को कैपिलैरिटी कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से कोई लिक्विड ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है, गिर रही है, उस चीज़ को क्या कहेंगे, उस चीज़ को कैपिलैरिटी कहेंगे। ठीक है, लिक्विड्स विच वेट द ग्लास राइज अप एंड लिक्विड्स विच डजंट वेट द ग्लास फॉल डाउन इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो जो लिक्विड्स हैं जो ग्लास को वेट करते हैं, जो गीला करते हैं, ऊपर उठते हैं, तो ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, जो गीला करेंगे वो ऊपर उठ के पूरा गीला कर देंगे, ग्लास पूरा गीला हो जाएगा। और जो लिक्विड्स नहीं गिरते हैं वो फॉल डाउन करते हैं कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब एक मतलब ग्लास ट्यूब होती है विद वेरी स्मॉल डायमीटर ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो जो टेंडेंसी है अगर गीली करने वाली टेंडेंसी है, वेट करने वाली टेंडेंसी है, तो वो राइज अप करेगी, और अगर वेट करने वाली टेंडेंसी नहीं है लिक्विड की तो वो फॉल डाउन करेगी कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट स्टैंड इन मरकरी, मरकरी में रखा जाता है तो मरकरी का जो सरफेस है वो फॉल डाउन हो जाता है ड्यू टू इन कंपैरिजन टू सरफेस ऑफ एक्सटर्नल मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है देख लेते हैं।
वाटर और मिनरल्स कैसे अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट से, ये कैपिलरिटी की वजह से यूज होता है, ठीक है। वाटर और प्लांट्स कैसे अब्जॉर्ब होते हैं प्लांट रूट्स में, तो दिस इज थ्रू कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। या तो कैपिलरिटी का वो लगता है, कैपिलरिटी का प्रिंसिपल लगता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा ड्राइंग ऑफ इंक टू द निब फ्रॉम बॉटम इन फाउंटेन पेन, ठीक है। फाउंटेन पेन में जो इंक होती है वो निब पे कैसे आती है, एकदम नीचे से, कैपिलरिटी की वजह से, ठीक है। द निब इज स्लिटेड इन द मिडल विच एक्ट एज अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो however refill pen writing is possible by gravity and it doesn't depend on surface tension, ठीक है। चलिए वो तो अलग बात है कि अगर आप ऐसे पेन को अपना ऐसे इरेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं लिख पाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर लेती है जो भी इंक भरी है अंदर, ठीक है। तो जो रिफिल पेन राइटिंग होती है वो पॉसिबल होती है ग्रेविटी की वजह से, ना कि सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन वाली कौन सी होती है, तो फाउंटेन पेन होती है जिसमें इंक भरी रहती है और उसके ऊपर जब लिखते हैं, जब ऐसे लिखा जाता है तो उसको ऐसे टिल्ट किया जाता है जिसकी वजह से जो इंक है वो बॉटम से एकदम निब तक आ जाती है लिखने के लिए, ठीक है। बॉटम से निब तक आ जाती है लिखने के लिए, जिसकी जो कि फॉलो करती है कैपिलरिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। इसी तरीके से लाइटिंग कैंडल्स और लैम्प विक्स है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो भी तेल वेल होता है, तेल डाला जाता है, वैक्स होते हैं, वो ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं, तभी ये जो कैंडल्स हैं और लैम्प्स हैं ये लाइट अप हो पाते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर भी यही कैपिलरिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब स्पिल्ड लिक्विड, ठीक है। कोई ब्लॉटिंग पेपर है, मान लीजिए कोई नैपकिन है, वो कैसे एब्जॉर्ब कर लेती है, कैपिलरिटी की ही वजह से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके अंदर क्या होता है जो वाटर होता है, जो भी लिक्विड होती है, वो ऊपर नीचे से ऊपर चली जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लॉटिंग पेपर में, ठीक है। किसकी टेंडेंसी की वजह से, कैपिलरिटी की वजह से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैपिलरिटी ये है कि अगर कोई लिक्विड ऊपर गिर रही है या नीचे गिर रही है कैपिलरी ट्यूब में, तो वो कैपिलरिटी कहलाएगी, ठीक है। ये आपने आपको बता ही दिया है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ऑयल राइजेज इन कॉटन विक ऑफ लैम्प, ठीक है। Oil rises in cotton wick of lamp through small capillaries formed by threads of wick, ठीक है। Tip of the nib of pen is split to provide capillary action. Blotting paper absorbs in by capillary action. We use a towel to dry our body after bath, which soaks water due to capillary action. It is by capillary action that water reaches every branch, ये भी देख लिया। Sap rises in plant by capillary action, ठीक है। मॉइस्चर ऊपर जाता है। To avoid damping of mortar and brick on account of rise of moisture by capillary action, डैम्प प्रूफ मटेरियल्स आर यूज इन द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। तो डैम्प प्रूफ मटेरियल्स यूज होते हैं बिल्डिंग्स की फाउंडेशन में, ताकि जो मोटार और ब्रिक्स हैं वो ना डैम्प हो सके, जब जो नीचे यूज हुए फाउंडेशन में मटेरियल्स यूज हुए हैं वही एब्जॉर्ब कर लें सारा मॉइस्चर, ठीक है। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर राइजेस टू सरफेस ऑफ सॉइल इन द फील्ड एंड गेट्स इवेपोरेटेड। टू अवॉइड दिस लॉस ऑफ वाटर द फील्ड्स आर फ्लोड एंड the fields are flowed and furrows are leveled to an increase in the size of pores to avoid capillary action, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अर्दन वेसल जो घड़ा होता है, मटका होता है हमारे यहाँ, वो क्या करता है, वो बाहर से मतलब अंदर से भी लिक्विड अब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। वाटर oozes out gets evaporated by taking heat from the earthen vessel and cool the remaining water in the vessel, ठीक है। ये कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। अ स्पॉन्ज रिटेन्स वाटर ऑन बीइंग डिप्ड इन वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, ये कैपिलरिटी कहलाती है, ठीक है। तो आपको कैपिलरिटी में दो चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, तो सबसे पहले ये है कैपिलरिटी में ये होगा कि या तो वाटर ऊपर जाएगा या लिक्विड ऊपर जाएगी या लिक्विड नीचे जाएगी, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ड्यू टू चेंजेस इन सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से वो लिक्विड ऊपर जाएगी या लिक्विड नीचे आएगी। तो आपको ये याद रखना है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कैपिलरिटी एक्शन के पीछे का प्रिंसिपल क्या है, तो सरफेस टेंशन जो है वो प्रिंसिपल है कैपिलरिटी का। कैपिलरिटी एक फिनोमेना है जिसमें लिक्विड ऊपर जाती है या नीचे आती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। ये हमने कहाँ कहाँ देखा है, तो ऊपर जब ब्लॉटिंग पेपर में एब्जॉर्ब हो जाती है इंक आराम से, ठीक है। टाल हम लोग यूज़ करते हैं, जब हम लोग गीले रहते हैं नहा के आते हैं, टाल यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि कैपिलरिटी एक्शन की वजह से लिक्विड राइज कर जाती है, जो भी हमारी बॉडी की लिक्विड है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो राइज कर जाते हैं और सोक हो जाते हैं टाल में, तो ये कैपिलरिटी एक्शन है, ठीक है। जो भी हमारे मटके हैं घर में, जो अर्दन वेसल्स होते हैं, वो भी कैपिलरिटी एक्शन फॉलो करके अंदर का जो पानी है उसको ठंडा रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कैपिलरिटी के। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथियों वो है विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी किस में देखा जाता है, विस्कोसिटी लिक्विड में देखा जाता है, ठीक है। तरल पदार्थ में देखा जाता है, लिक्विड में देखा जाता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या है, अगर आपने देखा होगा जो लिक्विड्स होती हैं, कुछ लिक्विड्स बहुत तेज़ बहती हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड जैसे पानी होता है वो बहुत तेज़ बहता है,
और जैसे हनी है वो थोड़ा धीरे धीरे बहता है, ठीक है। तो इस ये क्यों होता है, या कोई लावा है, बहुत गर्म लावा जो वोल्केनो से निकलता है, वो कुछ कुछ बहुत धीरे धीरे बहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी एक प्रिंसिपल है जो इनके फ्लो को क्या करता है, इनके फ्लो को मेजर करता है, इनके फ्लो को ऑब्जर्व करता है। तो यही विस्कोसिटी जो होती है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ थिक और स्टिकी अ लिक्विड इज एंड हाउ इजिली इट फ्लोज, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या मेजर करती है? विस्कोसिटी मेजर करती है कोई भी लिक्विड कितनी थिक है, कितनी डेंस है, ठीक है, और कितनी चिपचिपी है, कितनी स्टिकी है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ जो है वो थिक है और वो स्टिकी है, आपस में इतनी चिपकी हुई है, तो कितना कैसे भागेगी आगे, ठीक है। उसका जो फ्लो होगा वो कम ही होगा, ठीक है। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। और जो लिक्विड बहुत कम चिपचिपी होगी वो आप बहुत तेज़ आगे निकल सकती है, आगे भाग सकती है, ठीक है। तो इसी मेजर को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ थिक और स्टिकी अ लिक्विड इज। जितनी थिक या जितनी स्टिकी चिपचिपी लिक्विड होगी, उसका फ्लो, उसके बहने का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो है, वो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो चिपचिपी है। जो लिक्विड चिपचिपी नहीं होगी वो बहुत तेज से फ्लो कर सकती है, उसका रेट ऑफ फ्लो हाई रहेगा, ठीक है। तो ये जो चिपचिपी वाली चीज़ है और बहने वाली चीज़ है, इसी को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ थिक और स्टिकी अ लिक्विड इज एंड हाउ इजिली इट फ्लोज, ठीक है। कितने आसानी से वो बह जाती है, कितने आसानी से फ्लो करती है, ये विस्कोसिटी बताती है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ लिक्विड दैट रेजिस्ट्स इट्स फ्लो, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करती है लिक्विड का इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि फ्लो में अवरोध डालता है, फ्लो में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इंटरनल फ्रिक्शन है जो लिक्विड की, जो रेजिस्ट करती है उसका फ्लो, इसके बारे में बताती है विस्कोसिटी, ठीक है। तो हमने हनी देखा था, शहद देखा है आपने, हाई विस्कोसिटी है, मतलब वो बहुत डेंस है, बहुत थिक है और बहुत चिपचिपा है, जिसकी वजह से हाई विस्कोसिटी होती है। और हाई विस्कोसिटी क्या होती है? मतलब लो रेट ऑफ फ्लो, वेरी लो रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। उसके बाद वाटर क्या है? वाटर की लो विस्कोसिटी है, पानी ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, ठीक है। इसी की वजह से वो बहुत तेज़ी से बह जाता है, रेट ऑफ फ्लो उसका हाई होता है, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में, ये कॉमन सेंस टर्म्स में हम देखते हैं कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसका फ्लो बहुत कम होगा, उसका फ्लो क्या होगा? बहुत कम होगा। द हायर द विस्कोसिटी द थिकर द लिक्विड एंड स्लोअर इट फ्लोज, ठीक है। हायर विस्कोसिटी मतलब क्या होगा? थिकर लिक्विड और स्लो स्लोअर फ्लो, ठीक है। हायर विस्कोसिटी मतलब थिक लिक्विड और स्लो फ्लो, ठीक है। लोअर विस्कोसिटी मतलब क्या होगा? लोअर विस्कोसिटी मतलब होगी जो लिक्विड है वो थिन होगी, THIN होगी, थिन होगी और फास्ट होगी, ठीक है। थिन होगी और फास्ट होगी। हाई विस्कोसिटी में थिक होगी और स्लो मोशन होगा, स्लो रेट ऑफ फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सिंपल से विस्कोसिटी वाली चीज़ थी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनके रिलेशंस लिखे हुए हैं, हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने आपको फाउंडेशन बता दी, विस्कोसिटी से क्या मतलब होता है और विस्कोसिटी किस में मेजर की जाती है। तो विस्कोसिटी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन हॉरिजॉन्टल सरफेस AB, ठीक है। तो ये AB है, लिक्विड फ्लो कर रही है, ठीक है। लिक्विड लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद बॉटम रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जो यहाँ पे कांटेक्ट है, सरफेस से जिनका कांटेक्ट है, वो तो कांस्टेंट बह रही हैं, पर जो ऊपर जाती जा रही हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसकी वेलोसिटी और है, मतलब ये नीचे वाली से वेलोसिटी और है, इसकी वेलोसिटी और है, इसकी वेलोसिटी और है, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो हो रही है वो मैक्सिमम लिक्विड फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इतना नहीं है, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर फ्लोज विद मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। इन 3 हॉरिजॉन्टल लेयर्स ABC, A is minimum velocity, B has more than A and C is maximum, ठीक है। तो ये A इससे ज़्यादा है, ये A B, ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए D मान लीजिए। तो A की जो वेलोसिटी है वो D की वेलोसिटी से ज़्यादा है, B की जो वेलोसिटी है वो A से ज़्यादा है, और C की जो वेलोसिटी है वो B से ज़्यादा है, और ये मान लीजिए F है, तो F की मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। The consequent layers from bottom to surface try to slow down the velocity of layer which is just above it, ठीक है। तो ये क्यों इसलिए है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है, ये सरफेस है, इसके ऊपर जो लिक्विड बह रही है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लग रहा है, ऊपर वाली मतलब B का भी इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, और ये हम लोग ने D माना था ना, तो D का भी इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसकी वजह से ये इसका फ्लो रुक रहा है, उतनी तेज नहीं बह पा रही है। इसी तरीके से यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, पर यहाँ पे ये मिनिमम वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ इससे मिल रहा है, ठीक है, नीचे वाले लेयर से मिल रहा है, ऊपर वाला एकदम खाली है, जिसकी वजह से आराम से ये मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर पा रही है, ठीक है। एन इंटरनल फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट लेयर्स ट्राई टू स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ लेयर विच इज जस्ट अबव इट, ठीक है। तो एक दूसरे की वेलोसिटी को वो क्या करने लगते हैं, एक एक लेयर जो है
उनको धीरे करने लगता है, ठीक है। ए जो ए लेयर है ये डी पे, ये ए लेयर है ना, ये डी पे क्या करता है, इंटरनल फोर्स लगा रहा है। बी ए पे लगा रही है, जिसकी वजह से ए कम तेजी पे बह पा रही है, फ्लो कर पा रही है, और बी का जो रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से सी क्या है, सी बी पे इंटरनल रेजिस्टेंस कर रही है, इंटरनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से बी का स्लो जो है वो, बी का रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो है सी से। पर सी के ऊपर जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी वाली है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाली लेयर जो है सी पे फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से सी का फोर्स कम हो रहा है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। एन इंटरनल फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट लेयर्स व्हिच ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से विस्कस फोर्स डेवलप होता है, क्योंकि जो लेयर्स हैं, आप अंदर लिक्विड के अंदर जो लेयर्स हैं वो नीचे वाली लेयर को क्या करती है, मतलब स्टॉप करती है, ट्राई टू रेजिस्ट, उसका फ्लो रेजिस्ट करने के लिए काम करती है, उसका जो भी मोशन है उसको ड्राई डाउन करने के लिए उसको मतलब करती है, इंटरनल फोर्स लगाती है, ताकि जो नीचे वाली लिक्विड की वेलोसिटी है वो कम होती जाए। तो जितनी वेलोसिटी कम होती जाएगी उतनी ही विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये तो बहुत आसान चीज़ है, आराम से एप्लीकेशन इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। To maintain the flow of liquid, the external force is applied against viscous force, ठीक है। अगर किसी भी लिक्विड को फ्लो करवाना है तो क्या होगा, उसकी विस्कस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स क्या है, ये रेजिस्टेंस फोर्स है, ये रेजिस्ट करती है बहना, ठीक है, फ्लो करना ये रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, तभी जाके जो विस्कोसिटी है किसी भी लिक्विड की उसको ओवरकम किया जाएगा और रेट ऑफ फ्लो को हासिल किया जाएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोजेस द रिलेटिव मूवमेंट अमंग डिफरेंट लेयर्स इज विस्कोसिटी, हम लोग देख लिए। Concentrated liquids like honey and glycerine have greater viscosity, so their flow stops rapidly than a low viscosity fluid, ठीक है। इनके अंदर इतना रेजिस्टेंस लग रहा है ऑलरेडी, इतना ये लोग थिक है, इतना रेजिस्टेंस है कि बहुत आराम से ये रुक जाती है, खुद ही रुक जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। when temperature increases, viscosity of liquid decreases, ठीक है। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी घटी। जैसे हमने सरफेस टेंशन में देखा था, टेम्परेचर बढ़ा तो सरफेस टेम्परेचर घटा, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी जो लिक्विड है, विस्कोसिटी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लिक्विड की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे किसी भी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी और उसका रेट ऑफ फ्लो बहुत बढ़ता जाएगा, वो थिन होती जाएगी, ठीक है। तो ये बातें हैं। द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है। तो गैस में क्या है, यहाँ पे अलग अलग रिलेशन है। गैस में क्या है, विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। जब किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो उसकी वो गैस विस्कस होती जाएगी और उसका रेट ऑफ फ्लो होगा या रेट ऑफ प्रेशर होगा वो कम होता, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। और सॉलिड में कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती, सॉलिड फ्लो ही नहीं करता है, ठीक है। तो सॉलिड में कोई विस्कोसिटी नहीं होती है। ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग ने विस्कोसिटी में क्या पढ़ा। तो हम जानते हैं कोई लिक्विड होती है वो फ्लो करती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो जिस स्पीड से वो फ्लो कर रही है और उसकी थिकनेस या थिननेस मैटर करती है, तो उस चीज़ की जो चीज़ होती है उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। कोई भी लिक्विड है उसमें थिकनेस या थिननेस है और उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, वो कितनी थिन और कितनी थिक है, या उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ थिक और स्टिकी अ लिक्विड इज एंड हाउ ईजिली इट फ्लोज। ये क्या डिस्क्राइब करती है, ये इंटरनल फ्रिक्शन लिक्विड के डिसाइड करती है, जो कि रेजिस्ट करता है लिक्विड के फ्लो को। तो ये जो है ये इंटरनल फ्रिक्शन वाला फोर्स है जो रेजिस्ट करता है लिक्विड के फ्लो को, लिक्विड को आगे बहने से, ठीक है। हनी के बारे में हमने देखा, हाई विस्कोसिटी, थिकर लिक्विड और फ्लो स्लोली। वाटर में हमने देखा, क्या देखा कि वाटर लो विस्कोसिटी, थिन और नॉट स्टिकी एंड फ्लोज विद ग्रेट रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो हमने ये रिलेशन देख ही लिया था। हायर द विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या मतलब है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्लो कम होगा, ठीक है। फ्लो कम होगा तो लिक्विड क्या होगी, थिकर होगी, ठीक है, लिक्विड क्या होगी, थिकर होगी। विस्कोसिटी कम होगी, इंटरनल फोर्स कम लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो लिक्विड को थिन कर देगा और लिक्विड आराम से बहेगी, लिक्विड जो है फास्ट फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको एक बार इरेज कर देते ताकि एक बार फिर से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने देखा कि जो लिक्विड के अंदर लेयर्स होती है, लिक्विड क्या होता है, लेयर्स में बहती है, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे एक टाइम पे बहती है, ठीक है। लिक्विड लेयर्स में बहती है, लिक्विड के अंदर लेयर्स होती है। तो लेयर्स में क्या होता है,
जो ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे वाले के फ्लो को रोकती है, ठीक है, नीचे वाले के रेट ऑफ फ्लो को इम्पैक्ट करती है, रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से जो सबसे ऊपर है वो सबसे तेज रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो अपर मोस्ट लेयर होगी किसी लिक्विड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी से फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब विस्कोसिटी बहुत कम हो गई, ठीक है, यहाँ पे विस्कोसिटी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर पाए। जो जस्ट नीचे लेयर है, मान लीजिए एफ लेयर है, इसके नीचे जस्ट जो लेयर है वो सी जो लेयर हो गई, उसकी जो वेलोसिटी है वो एफ से कम है, ठीक है। सी की वेलोसिटी क्यों कम है? क्योंकि एफ जो है इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है सी के फ्लो के लिए, जिसकी वजह से सी की जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से सी क्या कर रहा है, सी किस पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो बी पे कर रहा है, जिसकी वजह से बी की रेट ऑफ फ्लो कम है सी से। बी किस पे कर रहा है? बी कर रहा है ए पे, और ए कर रहा है सरफेस लेयर पे, जो कि जिसकी जीरो वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी सबसे ऊपर वाली होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंटरनल फोर्स नहीं होता है, और जीरो वेलोसिटी सबसे सरफेस लेयर की होती है, क्योंकि इतने सारे इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बातें थी विस्कोसिटी को लेके, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी रिलेशन देखना है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। इसके अगेंस्ट गैसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गैसेस की विस्कोसिटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो लिक्विड और मतलब विस्कोसिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है लिक्विड में, और डायरेक्ट रिलेशन है गैस में विस्कोसिटी और टेम्परेचर का। सॉलिड में तो होती ही नहीं है विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे और एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं विस्कोसिटी के, तो उनको देख लेते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं। तो विस्कोसिटी की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया जाएगा मशीन में, ठीक है, कौन सा ल्यूब्रिकेंट यूज़ किया जाएगा मशीन में, ताकि वो टेम्परेचर के साथ अपना वेरिएशन बिठा सके, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ये हमने देखा था लिक्विड में, ल्यूब्रिकेंट में। तो इसलिए जो ल्यूब्रिकेंट की नॉलेज होगी कि कौन सी मशीन में किस तरीके का ल्यूब्रिकेंट डालना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें विस्कोसिटी से पता चलता है, ठीक है। The knowledge of viscosity helped Millikan in determining the charge of an electron, ठीक है। विस्कोसिटी से मिलिकन साहब जो थे उन्होंने चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो डिटरमिन कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, एट रेलवे टर्मिनल्स द लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज बफर्स, ठीक है। तो जो हाई विस्कोसिटी है मतलब बहुत धीरे फ्लो करेगी, तो वो बफर्स की तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेलवे टर्मिनल्स पे लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज बफर्स, ठीक है। रेलवे टर्मिनल्स पे मतलब जहाँ पे ट्रेन रुक जाती है तो बफर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि ट्रेन आराम से रुक जाए, क्योंकि हाई विस्कोसिटी वाली जो लिक्विड होगी वो ज़्यादा आगे तो जाएगी नहीं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी रेल्स का मोशन, जिसकी वजह से वो बफर्स की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। The knowledge of viscosity of some organic liquids such as protein helps in determining their shape and molecular weight, ठीक है। तो पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट को डिटर्मिन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ विस्कोसिटी। मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट इज डैम्प्ड बाय यूजिंग विस्कोसिटी ऑफ एयर और लिक्विड, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके मोशन को डैम्प कर दिया जाता है बाय यूजिंग विस्कोसिटी ऑफ एयर या लिक्विड। तो हमने देखा था लिक्विड में भी विस्कोसिटी एक्ट करती है और एयर में भी एक्ट करती है, ठीक है। इनका रिलेशन क्या था, तो गैस में क्या होता है, गैस में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिक्विड में क्या है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये इनवर्स रिलेशन है लिक्विड में, और डायरेक्ट रिलेशन है गैस में, किसके बीच, विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बीच। Phenomenon of viscosity plays an important role in circulation of blood through arteries and veins of human body, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ब्लड है वो बहुत थिक नहीं होता है और बहुत आराम से फ्लो करता है आर्टरीज में। क्यों? क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी डिपेंड करती है ब्लड के फ्लो पर, ठीक है। ब्लड जो होता है वो कम विस्कस होता है, कम मतलब थिन होता है, ठीक है, बहुत मोटा नहीं होता, बहुत थिक नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आराम से फ्लो करता है, सर्कुलेशन बना रहता है हमारी आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। तो ये जो है विस्कोसिटी के कुछ एग्जाम्पल्स थे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे।